औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Dear students, welcome to today's session and आज हम जो है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। जब भी आपने क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करना है तो प्रिंसिपल ऑफ वर्डिंग जो है वो हमारा लास्ट टाइम था कि आपने जब वर्ड्स यूज़ करने हैं तो उसके लिए आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल हमने जो बात की थी कि आपने जब क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करना है तो उसके अंदर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चंस दोनों का इस्तेमाल करना है, ताकि वो लोग जो एक ही चीज़ को टिक करते रहते हैं उनके लिए जो है वो पढ़कर और उसे सही से क्लिक करें, उसको टिक करें। उसके बाद आपने डबल बैरल क्वेश्चंस को अवॉइड करना है जिसके अंदर 2 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, दूसरे क्वेश्चन का रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है। तो डबल बैरल क्वेश्चन आपने नहीं करने, एम्बिग्विटी को आपने क्वेश्चंस के अंदर जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है? और आपने जो है वो रिकॉल डिपेंडेंट क्वेश्चंस को अवॉइड करना है जिसके अंदर रिस्पोंडेंट को जो है वो काफ़ी पास्ट की चीज़ें याद करनी पड़ें। ऐसे क्वेश्चंस आपने यूज़ नहीं करने जिसमें आप रिस्पोंडेंट को लीड कर रहे हैं टुवर्ड्स द आंसर, आप उसको अपने मुताबिक जवाब देने की कोशिश करें कि वो रिसर्चर के मुताबिक जवाब दे। आप इस तरह लीड कर रहे हैं। लोडेड क्वेश्चंस आपने नहीं पोस्ट करने कि ऐसे क्वेश्चंस के जिसके अंदर जो है आपको इमोशनल रिस्पॉन्स मिले, ना कि लॉजिकल रिस्पॉन्स मिले फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। ये वाले क्वेश्चंस आपने अवॉइड करने हैं। सोशली डिज़ायरेबिलिटी जो है उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस जो है ज़्यादा जो है वो नहीं पूछने के, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना जिसके अंदर आप जो है एक सोशल डिज़ायरेबिलिटी का एलिमेंट आ जाए। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि बूढ़े लोगों को नौकरियों से निकाल देना चाहिए, हाँ कि ना? आप इसके अंदर डेफ़िनेटली अगर अगले बंदे से आप डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन पूछोगे तो वो डेफ़िनेटली आपको नो में आंसर देगा। लेकिन आप अगर इसको ज़रा चेंज करके वर्डिंग करके इसका क्वेश्चंस पूछोगे तो हो सकता है कि वो उसका आंसर ज़रा बेहतर और सही लॉजिक की बेस के ऊपर दे। ठीक है? इसके बाद हमारे पास जब प्रिंसिपल ऑफ वर्डिंग खत्म हो जाता है देन वी कम टुवर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, कि आपने जब क्वेश्चनेयर्स को लिखना है उसके बाद आपने उसको मेजर कैसे करना है, क्योंकि आप एक एलिमेंट को मेजर कर रहे हो। ठीक है? आप हर एलिमेंट को मेजर कर रहे हो और उस एलिमेंट को जब आप मेजर कर रहे हो तो आपने उसको कोई नंबर असाइन करना है। तो आप उसके स्केल्स बनाते हो। अब स्केल जो होते हैं वो मेनली 3 किस्म के यूज़ किए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो सिग्निफिकेंट स्केल है वो इंटरवल एंड रेशियो स्केल होता है, जिसके अंदर आप फ्रैक्शन में डाटा उनसे ले लेते हो। इसके ऊपर काफ़ी अच्छा एनालिसिस आपके आपके पास हो जाता है और सम टाइम ये सेकेंडरी डाटा में हम लोग इंटरवल एंड रेशियो जो है वो डाटा यूज़ करते हैं, जो फ्रैक्शन में लिखा जाता है। ठीक है? जिस तरह मतलब जिसके दरमियान जो कॉन्टिन्यूअस डाटा भी जिसको आप कह सकते हो, मतलब एक एक डिस्क्रीट डाटा नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूअस डाटा होता है। इसमें 2 लाइक 1 और 2 के दरमियान देयर आर इन्फिनिट अमाउंट ऑफ नंबर्स। ठीक है? अगर आप 1 से 2 के दरमियान 1.1, 1.0000001, 1.00002, तो ये इन्फिनिट अमाउंट ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। तो जो स्केल डाटा इसके मुताबिक होता है। जो नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डाटा होता है इसको डिस्क्रीट ऑर्डिनल स्केल होता है, इसको डिस्क्रीट डाटा इसके अंदर मोस्टली आता है जो गैप्स के साथ होता है। मतलब इसके अंदर मोस्टली वो ऑर्डिनल डाटे में तो हम लोग यूज़ करते हैं ये ऐसा डाटा जिसको ऑर्डर लगा सकें। लाइक आपके मैं जीपीएस का डाटा अगर मैं आपसे मांग लूँ तो आपका वो जो डाटा होगा वो ऑर्डिनल होगा। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि जी मुझे बताएँ जी 3.5 से लेकर 4 तक कितने लोग हैं? आप 3.5 से लेकर ये जो स्केल मैंने अब स्केल डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट कि डाटा आपसे ले रहा हूँ, डाटा इज़ अ सेपरेट थिंग। यहाँ पे मैं स्केल डिफाइन कर रहा हूँ ना, दिस स्केल, इस स्केल को हम ऑर्डिनल स्केल कह सकते हैं। इस स्केल को हम ऑर्डिनल स्केल इस वजह से कह सकते हैं, यहाँ पर ये मैं कह रहा हूँ कि 3.5 से 4 तक को मैं पहले रख लूँगा, 3 से 3.5 तक मैं सेकंड नंबर पे रख लूँगा, 2.5 से 3 तक को मैं थर्ड नंबर पे रख लूँगा, 2 से 2.5 में फोर्थ। और जो इनमें बच्चे आते रहेंगे वो उनको एक स्केल के मुताबिक, एक ऑर्डर के मुताबिक मैं अरेंज कर सकता हूँ। नॉमिनल डाटा इज़ जस्ट अ डिस्क्रीट डाटा, दिस इज़ आल्सो अ डिस्क्रीट स्केल, लेकिन इसके अंदर सिर्फ़ जो है नाम माँगे जाते हैं, मतलब मेल कौन है, फीमेल कौन है, इसके अंदर इनको रैंक नहीं किया जा सकता कि आगे ये बेहतर और ये बेहतर नहीं है, इस तरह करके नहीं किया जाता। लाइक सेक्शन, यू आर फ्रॉम ए सेक्शन, मैं कहूँगा जी आपका सेक्शन कौन सा है ना, दिस इज़ द नॉमिनल स्केल। ठीक है? मैं नीचे लिख भी दूँगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, आप सेक्शन ए वाले सेक्शन ए को सिलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन बी वाले सेक्शन बी को सिलेक्ट कर लेंगे।
तो वो नॉमिनल स्केल होगा। इसके अंदर रैंकिंग कुछ नहीं है कि ए सेक्शन बेहतर है और बी सेक्शन बेहतर नहीं है। मेरे लिए तो कोई रैंकिंग नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपके सेक्शन का पता करना है, तो मैं सेक्शन बी पहले लिख दूँ, सेक्शन ए पे बाद में लिख दूँ, तो रैंकिंग का इसमें कोई नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट अ नॉमिनल स्केल, ठीक है। उसके बाद जब हम क्वेश्चनेयर्स को बना लेते हैं और उसके स्केल डिफाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं और वैलिडिटी जो है चेक करते हैं, ताकि हमें पता लगे जो हमने क्वेश्चनर बनाया आइदर दिस क्वेश्चनर इज रिलायबल, क्या इस क्वेश्चनर को हम लोगों को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, उनसे क्वेश्चनर फिल करवा सकते हैं, रिलायबिलिटी है इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छे से समझ आ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है, और आइदर दिस क्वेश्चनर इज वैलिड, इसकी वैलिडिटी कितनी है। फिर हम एक पायलट टेस्टिंग करते हैं उसके अंदर, पहले थोड़े से लोगों के ऊपर हम थोड़े से लोगों को क्वेश्चनर बांटते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चनर उनको इजी लगा, कॉम्प्लेक्स तो नहीं लगा, उन्होंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कहीं छोड़ तो नहीं दिए क्वेश्चन, तो उसकी वैलिडिटी भी क्या की जाती है, चेक की जाती है, ठीक है। सो मेजरमेंट के अंदर हम लोग देखते हैं कि जर्नल अपीयरेंस, मतलब जो गेटअप ऑफ द क्वेश्चनर है वो खूबसूरत होना चाहिए, मतलब अट्रैक्शन, नीटनेस नजर आनी चाहिए आपके क्वेश्चनर के अंदर, और द गुड इंट्रोडक्शन, उसका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी गुड। उसके अंदर आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो 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 इंट्रोडक्शन है वो आपका लिंक क्रिएट करेगा आपके रिस्पोंडेंट्स के साथ जिनसे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। वेल ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए और नीट अलाइनमेंट ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए। इसके अब एग्जांपल्स के ऊपर हम आएंगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म है कि गुड इंट्रोडक्शन होता क्या है कि इसके अंदर आपने सारे टॉपिक को देखना है। तो यहाँ पे एक वैसी एग्जांपल है कि डियर पार्टिसिपेंट, अब यहाँ पर आप डेट मेंशन करेंगे, दिस इज दी, ये आपके पास एक आ गई डेट आ गई यहाँ पर आपके पास, ठीक है, और ये आपने इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया। इधर आप अपना जो है वो एक किस्म का नाम लिखेंगे, ये ऐसे लेटर की तरह का ही है ये। सो दिस क्वेश्चन इज डिजाइन टू स्टडी द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एट वर्क, ठीक है, मतलब ये किसको स्टडी कर रहा है, लाइफ एट वर्क को स्टडी कर रहा है। द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड विल हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ आवर वर्क लाइफ क्वालिटी को ये मेजर करेगा, ठीक है, because you are one who can give us a correct picture on how you experience your work life, ठीक है। I request you to respond the question frankly and honestly. Your response will be kept strictly confidential. This is very good कि वो एक लिंक क्रिएट कर रहा है अपने रिस्पोंडेंट्स के साथ, उनको बता के कि आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, हम उसको कहीं पर गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, रिस्पोंडेंट जो है वो ये एक किस्म का आपका इंडेमनिटीफाई भी करता है आप लोगों को कि आप जो है वो उसके साथ एक लिंक क्रिएट करें। ओनली मेंबर्स ऑफ द रिसर्च टीम विल हैव एन एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन यू गेव, and the order to ensure the utmost privacy we have provided the identification number for each participant. This number will be used by us only for follow-up procedures. Number, names, and completed questionnaires will not be made available to anyone other than the research team. The summary of the results will be mailed to you after the data is analyzed. ठीक है, therefore thank you very much for your time and cooperation. I greatly appreciate the help your organization and yourself is furthering for this research endeavors. Now this is a very good introduction. अब इसके अंदर उसने एक एलिमेंट की बात की है, सिर्फ आप एक से ज़्यादा एलिमेंट कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के आप डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद आप रिस्पोंडेंट को ये बताएंगे कि जी आपकी इंफॉर्मेशन टोटली प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, ठीक है, और उसके बाद आप उसको थैंक यू नोट जो है एंड पे एक तीसरे पैराग्राफ में थैंक यू नोट उसको लिखेंगे, और देन यू प्रोवाइड योर इंट्रोडक्शन एंड अपना जो है वो साइन कर कर, तो आप उसमें चीज़ें जो है वो उसको क्लियरिफाई कर देंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग द क्वेश्चंस, गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस एंड गुड अलाइनमेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो सेक्शन 1 में तो उसने इंट्रोडक्शन बताया और अब वर्क लाइफ के बारे में थोड़ा सा बता रहा है। अब इसमें वो कह रहा था क्वेश्चंस बिलो आस्क अबाउट हाउ यू एक्सपीरियंस योर वर्क लाइफ, think in terms of your everyday experiences and accomplishment in the job and put the most appropriate response number for your besides each item using the scale below. अब scale उसने जो है यहाँ पर define कर दिया। Now this is the ordinal scale, this is the strongly agree, slightly agree, neutral, ठीक है, और उसके बाद आपके पास slightly disagree and strongly disagree. Now this is the scale 7
का एक किस्म का आपका स्केल उसने बनाया, लिकट स्केल कहते हैं इसको, ये स्केल उसने बनाया और उसने कहा जी ये नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे तो वो स्केल आपका कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कुछ क्वेश्चंस डिफाइन किए। ये जो क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस टेस्ट दी एलिमेंट, और वो एलिमेंट क्या है आपकी वर्क लाइफ, मतलब ये वर्क लाइफ को मेजर कर रहा है। ये सारे एलिमेंट्स आपके वर्क लाइफ की क्वालिटी को मेजर करेंगे। ठीक है, सो आई डू माई वर्क बेस्ट व्हेन माई जॉब असाइनमेंट्स आर फेयरली डिफ़िकल्ट। तो अब यहाँ पर आपने बताना है, हाँ जी, अगर आप वाक़ई ऐसे करते हैं कि आप उस टाइम पे बेहतर परफ़ॉर्म करते हैं जिस टाइम पे असाइनमेंट्स जो हैं वो काफ़ी मुश्किल होती हैं, चैलेंजिंग होती हैं, देन यू गो फॉर द स्ट्रांगली एग्री, स्लाइटली एग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली डिसएग्री, ये सारी चीज़ें। अब व्हेन आई हैव अ चॉइस आई ट्राई टू वर्क इन ग्रुप इंस्टेड ऑफ बाय माई सेल्फ। अब यहाँ पर आर यू अ लर्नर और यू वांट टू, अब ये वर्क लाइफ एक एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहा है कि आप अकेले काम करना पसंद करते हैं कि आप ग्रुप के साथ काम करना पसंद करते हैं। अब अगर आप अकेले काम करना पसंद करते हैं तो यू विल गो फॉर द डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। अब बट इफ यू आर ट्राइंग टू वर्क इन अ ग्रुप देन यू गो फॉर द स्ट्रांगली एग्री एंड एग्री। तो वो आप रिस्पोंडेंट आपका वहां पर लिख देगा, सामने नंबर साइन कर लग देगा। ठीक है, आप ये जो स्केल है ये बताकर हर एक क्वेश्चन के नीचे स्केल भी दे सकते हो, वो उसको क्लिक कर दे, वो लिखे नंबर ना लिखे, उस क्लिक भी उसको कर सकता है या उसको सेलेक्ट भी कर सकता है। आई सीक एन एक्टिव रोल इन द लीडरशिप ऑफ अ ग्रुप। और अब लीडरशिप स्केल आ गए। अब दीज क्वेश्चंस आर मेजरिंग योर वर्क लाइफ, कि हाउ यू आर इन्वॉल्व इन योर वर्क लाइफ, कैसे आप इन्वॉल्व होते हो वर्क लाइफ के अंदर, वो सारी चीज़ें आप लोगों से पूछ रहा है और ये वर्क लाइफ को जो है वो मेजर करेगा। ठीक है, और इसके बाद आई ट्राई वेरी हार्ड टू इम्प्रूव ऑन माई पास्ट परफॉर्मेंस एट वर्क। आई पे अ गुड डील ऑफ अटेंशन टू द फीलिंग्स ऑफ अदर एट वर्क। आई गो माई ओन वे एट वर्क रिगार्डलेस ऑफ द ओपिनियन ऑफ अदर्स। अब यहाँ पर अगर आप कहते हो हाँ जी आई डू दैट, तो आप एग्री कर दोगे, अगर आप ये नहीं करते तो फिर आप डिसएग्री कर दोगे इससे। I avoid trying to influence those around me and see things my way. I take moderate risks, sticking my neck out to get ahead of the work. I prefer to do my own work, letting others do theirs. I disagree rule। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये किस एलिमेंट को देख रहे हैं, किस वेरिएबल को देख रहे हैं ना, दिस वेरिएबल इज योर वर्क लाइफ के वेरिएबल को देख रहा है। उसके लिए हमने ये जो है वो क्वेश्चंस सारे डिज़ाइन किए हैं और ये क्वेश्चंस हम उनसे पूछ रहे हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी जो पर्सनल डाटा है, दिस इज दी डाटा जो हम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अबाउट मेजरिंग सम वेरिएबल। उससे पहले या बाद में एंड पर आप उस रिस्पोंडेंट से उसके पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने उनको क्या करना होता है, अलाइनमेंट करना होता है। ठीक है, मतलब हर एक के रिस्पॉन्स, उससे ये पता लगता है कि वर्क लाइफ में जो सेटिस्फाइड लोग हैं वो किस एज ग्रुप से हैं, या उनकी जो एजुकेशन लेवल है वो क्या है। तो आप ये पूछ सकते हो योर एज के ऊपर वो बता देगा आपको, दिस इज द ऑर्डिनल स्केल। एज जो है आपका ऑर्डिनल स्केल है। उसके बाद योर हाईएस्ट कंप्लीटिंग लेवल ऑफ एजुकेशन, दिस इज आल्सो ऑर्डिनल स्केल। योर जेंडर, दिस इज द नॉमिनल स्केल, मेल और फीमेल। योर मैरिटल स्टेटस, नाउ दिस इज द नॉमिनल स्केल्स। ठीक है, मैरिड, सिंगल, विडो, डिवोर्स और सेपरेटेड अदर, कोई भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्री स्कूल्स चिल्ड्रन, कितने जो बच्चे हैं वो आपके प्री स्कूल जा रहे हैं अंडर 5 इयर्स ऑफ एज, उसमें आपने बता देना एज ऑफ एल्डेस्ट चाइल्ड। ठीक है, ये आपके पास आ जाते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन काफ़ी सेंसिटिव होती है, इन्फॉर्मेशन ऑन इनकम एंड अदर सेंसिटिव पर्सनल, बिकॉज मैनी पीपल बिलीव दैट द इनकम इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन एक्सप्लेनिंग व्हाई द करियर डिसीजन इंडिविजुअल मेक द फॉलोइंग टू। जब आप सेंसिटिव क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे पहले आपने उनको कोई लॉजिक भी देनी होती है। Two questions very important in this research. Like all other items in the questionnaire, the respondent to these two questions will be kept confidential. Please circle the most appropriate number that describes your position. Roughly, my total yearly income before taxes and other deduction is, आपने वो बता देना है। Roughly total yearly income
before taxes and other deduction of my immediate family including my own job income of other sources and income of my spouse. अब ये इसके अंदर ये वाला बहुत पर्सनल क्वेश्चन, इसके अंदर वो आपकी फैमिली मेंबर्स के भी सैलरीज पूछ रहा है, आपके स्पाउस के भी सैलरी पूछ रहा है। दिस इज दी पर्सनल क्वेश्चंस, ये भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपने इसको कोई रीजन लाजमी देनी है रिस्पोंडेंट को, और उसे यकीन दिलाना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के अंदर हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी ले सकते हैं। फीडबैक तो ओपन एंडेड नहीं होगा, लेकिन एट द एंड आप उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वो ये कि क्वेश्चन इन द सर्वे में नॉट बी ऑल एम्ब्रेसिंग द कंपनी। अब ये ओपन एंडेड नहीं थे, नाउ दीज ऑल क्वेश्चंस आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। नाउ द क्वेश्चंस आर कॉम्प्रिहेंसिव एंड नॉट देयरफॉर हैव अफोर्डेड यू एन अपॉर्चुनिटी। अब ये जितने भी थे जो सारे ऑल वो जो थे वो आपके क्लोज एंडेड थे। अब आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू रिपोर्ट समथिंग यू मे वांट टू से अबाउट योर जॉब। आप कुछ बातें बताना चाह रहे हैं अपने जॉब के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और अपने बारे में। एक एडिशनल कमेंट आप दे सकते हैं, स्पेस जो नीचे प्रोवाइड की गई है। हाउ डिड यू फील अबाउट द कंप्लीटिंग द क्वेश्चनेयर, check the face of the following diagrams and reflect your feelings. Now this is the interesting one। अब यहाँ पर आप जो है उनसे पूछ सकते हो कि whether you are filling the questionnaire, how you feel about this questionnaire। तो ये आपको बता देंगे लोग कि हम बहुत जो है वो डिस्टर्ब फील किया या हमने बड़ा अच्छा फील किया, वो इस फेस से उनको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये था कि आप कुछ एक एग्जांपल थी, एक छोटी सी एग्जांपल थी कि आप क्वेश्चनर अगर आपने डिज़ाइन करना है तो आप कैसे क्वेश्चनर डिज़ाइन कर सकते हो। मोस्टली आपको जब रिसर्च में ज़रूरत पड़ती है तो आप क्वेश्चनर डिज़ाइन करते हो, मोस्टली आप मुख्तलिफ स्टडी से क्वेश्चनर्स को अडॉप्ट कर लेते हो, उठा लेते हो, लेकिन आपको ज़रूरी होता है उसकी वैलिडिटी और जो रिलायबिलिटी है वो आपने अपने सोसाइटी में उसको चेक लाजमी करना होता है। तो रिव्यू ऑफ क्वेश्चनर डिजाइन को अगर हम देखें तो द प्रिंसिपल ऑफ क्वेश्चनर डिजाइन रिलेट टू हाउ द क्वेश्चन आर वर्डेड। किस तरह, अब प्रिंसिपल ऑफ वर्डिंग के ऊपर हमने सारे डिटेल में बात की, एंड मेजर्ड, और ये प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट में हमने सारी बात की कि स्केलिंग करना एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, एंड हाउ द एंटायर क्वेश्चनर इज ऑर्गेनाइज, सारा क्वेश्चनर जो है वो ऑर्गेनाइज कैसे हुआ है। ठीक है, टू मिनिमाइज द रिस्पोंडेंट बायस, रिस्पोंडेंट के बायस को मिनिमाइज करना और मेजरमेंट एरर को मिनिमाइज करना। ऑल द प्रिंसिपल डिस्कस हैव टू बी फॉलोइंग केयरफुली। जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई, जो भी प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए हैं, उन सबको आपने केयरफुली फॉलो करना। मतलब डबल बैरल क्वेश्चंस नहीं आपने देने, आपने जो है सोशली सेंसिटिव क्वेश्चंस नहीं देने। इस तरह रिस्पोंडेंट का बायस क्रिएट होता है और मेजरमेंट एरर क्रिएट होते हैं। उसके लिए आपको जो प्रिंसिपल बताए गए हैं उनको केयरफुली आपने फॉलो करना है। तो क्वेश्चनर आर मोस्ट यूजफुल एज अ डाटा कलेक्शन मेथड, especially when large number of people are to be reached in different geographical region। क्वेश्चनर जो है सबसे जो important डाटा कलेक्शन का मेथड है वो है। there are several ways to administering questionnaires। Questionnaire can be personally administered to the respondent, electronically distributed to the respondent. A link can be posted on the website, a blog, you can ask questions on blog। सोशल नेटवर्क जो है सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू आप क्वेश्चनर दे सकते हो। दे कैन बी इंसर्टेड इन मैगजीन में डाले जा सकते हैं, पीरियोडिकल्स में डाले जा सकते हैं, न्यूज़पेपर से मांगे जा सकते हैं, और डायरेक्टली रिस्पोंडेंट को आप ईमेल्स भी कर सकते हो अपने क्वेश्चनर्स को। तो दिस आर मेनी मेथड्स टू एडमिनिस्ट्रेटिंग द क्वेश्चनर्स। ठीक है, प्री टेस्टिंग का स्ट्रक्चर, जब आपने क्वेश्चंस बना लिए, जब आपने क्वेश्चंस ड्रॉ कर लिए, वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए आपने क्वेश्चंस बना लिए, तो उससे पहले उसकी प्री टेस्टिंग इम्पोर्टेंट है फॉर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो it is important to pre-test the instrument to ensure that the questions are understood by the respondent, there are no ambiguity in the questions and that there are no problems with the wording and measurement। आपको पहले कुछ लोगों के ऊपर प्री टेस्ट करना पड़ेगा। तो प्री टेस्टिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट। पहले जो है लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स की तरफ जाने से पहले आपने स्मॉल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स को आपने क्वेश्चनर फिल करवाने हैं। टू टेस्ट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द क्वेश्चंस की अप्रोप्रिएटनेस को चेक करने के लिए, एंड देयर कॉम्प्रीहेंशन, और उनकी कॉम्प्रीहेंशन को चेक करने के लिए। ये क्या करेगा, दिस विल हेल्प रेक्टिफाई एनी इनएडिक्वेसीज, कोई भी इनएडिक्वेसीज अगर आपके जो है क्वेश्चनर में आती है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग, बिफोर सेंडिंग इट टू द रिस्पोंडेंट, मेन रिस्पोंडेंट्स को भेजने से पहले, द इंस्ट्रूमेंट ओरली एंड थ्रू द क्वेश्चनर टू द रिस्पोंडेंट, जिस तरह भी आप भेज रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो, ओरली के एडमिनिस्टर कर रहे हो या फिर आप थ्रू द क्वेश्चनर आप रिस्पोंडेंट कर रहे हो, अगर आप उसकी प्री टेस्टिंग करोगे तो वो एक बायसनेस को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा।
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड्स। पहला एक इम्पोर्टेंट है, दैट इज फेस टू फेस इंटरव्यूज। आप मोस्टली ये ओपन एंडेड होते हैं और ये एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप रिस्पोंडेंट के पास खुद जाते हो और उससे क्वेश्चंस पूछते हो, उसका इंटरव्यू लेते हो और उससे ओपिनियन आप ले लेते हो। प्रोवाइड रिच डाटा। जब आपका पर्सनली आप किसी रिस्पोंडेंट के पास जाके उसका इंटरव्यू कंडक्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छा और सही कॉम्प्रीहेंसिव डाटा मिलता है। ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश रैपर्ड विद द इंटरव्यूज। जिनसे आप इंटरव्यू कर रहे हो उसके साथ ताल्लुकात आपके बड़े अच्छे बनते हैं, उनके साथ आप जो है बहुत ज़्यादा लिंक आपका बड़ा अच्छा बनता है और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा डाटा भी उनसे मिलता है। हेल्प टू एक्सप्लोर अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज। आप कॉम्प्लेक्स इश्यूज को अंडरस्टैंड करते हो, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो with the help of interviews. Face to face interviews are best suited for the exploratory stages। मतलब एक्सप्लोर करना है किसी चीज़ को, किसी फील्ड को आपने एक्सप्लोर करना है, किसी एरिया को आपने एक्सप्लोर करना है, उसके लिए आपका फेस टू फेस इंटरव्यूज इज द बेस्ट मेथड, जिसके अंदर आप एक्सपर्ट से उस फील्ड के बहुत ही बड़े बड़े अच्छे नामों के पास आप जाके उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करते हो और इंटरव्यूज कंडक्ट करने के बाद जो आपको डाटा मिलता है वो आपके एक्सप्लोरेशन में आपको हेल्प करता है। नेगेटिव साइड क्या है इसकी? जो फेस टू फेस इंटरव्यूज हैं हैव द पोटेंशियल फॉर इंट्रोड्यूसिंग इंटरव्यूअर बायस। समटाइम ये इंटरव्यूअर बायस को क्रिएट करता है। इंटरव्यूअर जिस तरह के क्वेश्चंस करना चाह रहा है वो लोडेड क्वेश्चंस भी कर सकता है, वो लीडिंग क्वेश्चंस भी कर सकता है, वो सोशली जो आपके जो मॉरली जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं क्वेश्चन, जिसमें आप इमोशनल रिस्पॉन्स दें, इंटरव्यूअर अपने मुताबिक क्वेश्चंस कर सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद कैन बी एक्सपेंसिव इफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। ये एक्सपेंसिव भी हो जाता है अगर जो है वो सब्जेक्ट्स मैटर जो है ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो। देन देयर आर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज क्या होती हैं? दैट कंसर्न विद द प्लान्ड वॉचिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग ऑफ बिहेवियर, एक्शंस एंड इवेंट्स। और इवेंट्स यहाँ पर आ जाएगा। This is your- और इवेंट्स, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर? ऑब्जर्व करते हैं किसी भी सिचुएशन को, किसी भी बिहेवियर को, किसी भी एक्शन को ऑब्जर्व किया जाता है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च। नेशनल ज्योग्राफिक पे जो आप देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, एक लोग जो है एक फैमिली को, एक जो शेरों की फैमिली है उसको काफ़ी अरसा ऑब्जर्व करते रहते हैं एक जगह पे बैठकर, उनके बिहेवियर को देखते हैं और फिर उनके फैमिली सेटिंग्स को देखते हैं और उसके बाद उस पर रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके एक बहुत अच्छा सा कंक्लूजन आपको बयान करते हैं कि हाउ दीज एनिमल बिहेव। ठीक है, और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, बहुत ही टाइम टेकिंग होती हैं। ठीक है, इनको आप जो है वो देखते हो और फिर इनको ऑब्जर्व करके इनकी ये रिसर्च ही है एक किस्म की, जो आप लेकिन ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है ये। इसमें कुछ टाइप्स आ जाती हैं, मतलब कंट्रोल एंड अनकंट्रोल। कंट्रोल मतलब आर्टिफिशियल आप सेटअप बना लेते हो, उसके अंदर आप देखते हो बिहेवियर्स और उसको ऑब्जर्व करते हो, और नेचुरल सेटअप में आप देखते हो किसी चीज़ का बिहेवियर, दैट इज अ सेपरेट टाइप्स ऑफ स्टडीज। ठीक है, जिस तरह आप जो है कोई आर्टिफिशियल सेटअप बना के देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर्स को कि उस सेटअप के अंदर वो कैसे आ जाते हैं। ठीक है, हॉर्सरॉन स्टडीज थी, उसके अंदर वो क्या करते थे, वो लाइटिंग्स को सेट करते थे कि ऑफिस के अंदर जो लाइटिंग्स हैं अगर उन लाइटिंग्स को थोड़ा डिम कर दिया जाए तो फिर प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस लेवल क्या होगी, और अगर उसका जो लाइटिंग है वो ज़रा ज़्यादा कर दी जाए तो उस सूरत में उनकी जो है वो परफॉर्मेंस क्या होगी। तो इस ये किस्म का ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी जिसके अंदर ऑब्जर्व की गई उनके परफॉर्मेंस लेवल विद द लेवल ऑफ लाइट्स। ठीक है, तो ये भी था आपके सामने। वेदर वेदर द ऑब्जर्वर इज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप दैट इज ऑब्जर्व और नॉट। पार्टिसिपेंट हो सकता है उसका या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन उसके अंदर आ जाती है। समटाइम वो रिसर्च जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उसका पार्ट बन जाता है और उसका मेंबर बन जाता है और फिर ऑब्जर्व करता है एनवायरनमेंट को। ठीक है, जिस तरह आप देख लें, आपकी कई ऐसी अगर आप मूवीज देखते हैं तो कई ऐसी मूवीज होती हैं जिसके अंदर अंडर कवर कॉप्स होते हैं, and they check and they test and that analyze the behavior of the mobs or behavior of the underworld by being a part of that
being a part of that underworld. तो वो एक किस्म की लाइक आई एम टेलिंग यू अबाउट दी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की वे कैसे हो सकते हैं, यू आइदर बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट एनवायरनमेंट और आप उसका पार्ट बनते हैं, या फिर आप जो है उसका पार्ट नहीं बनते और वैसे ही उसको ऑब्जर्व करते हैं। स्ट्रक्चर टू व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जर्वेशन इज फोकस, प्री डिटरमिन्ड होती है, सिस्टमेटिक होती है, क्वांटिटेटिव इन नेचर है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, फोकस्ड है, प्री डिटरमिन्ड है, सिस्टमेटिक है, क्वांटिटेटिव है। दीज आर वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी। उसके बाद कंसीलमेंट of the observation as a member of the social group under study told that they are being studied or not। sometime ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, जिन लोगों को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उस एनवायरनमेंट में आप उनको बता देते हो कि आपको हम स्टडी कर रहे हैं, आप पे एनालाइज कर रहे हैं, आपको एनालिसिस आपका कर रहे हैं। और कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको आप बताते ही नहीं और उनको स्टडी कर रहे होते हैं। दिस कंसीलमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंदर ये आ जाता है कि आप वेदर यू आर टेकिंग कंसीलिंग द फैक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर्स और फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, और यू आर नॉट कंसीलिंग द फैक्ट। तो ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में आ जाता है। ये क्या करता है, हेल्प अस टू कंप्रीहेंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आइदर एज अ पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट। की हमारी फायदा ये होता है कि हम लोग इसमें जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उनको डायरेक्टली कॉम्प्रीहेंड करते हैं, ठीक है। और डाटा ऑब्टेन आर रिच, वेरी रिच होते हैं, अनकंटेमिनेटेड होते हैं। अनकंटेमिनेटेड का मतलब है उसके अंदर हमने मैनिपुलेशन नहीं की होती, क्योंकि हमें हमें जो है वो एक नेचुरल वे में हमें वो डाटा मिल रहा होता है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसके बाद हम उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं। इसके अंदर बाइसेस नहीं आती, इसके अंदर जो रिसर्चर है वो बाइसेस क्रिएट नहीं करता, रिस्पोंडेंट जो है वो बाइसेस क्रिएट नहीं करता। नेगेटिव साइड इसकी ये है कि दे आर वेरी एक्सपेंसिव और इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के अंदर सेवरल वीक्स भी होते हैं, मंथ्स भी होते हैं, इवन ईयर्स भी आ जाते हैं। रिक्वायर्ड होते हैं कि किसी की स्टडी कैसे करनी है हमने। ऑब्जर्वर बायस में वेल बी प्रेजेंटेड, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो अपने मुताबिक कंक्लूजन प्रोवाइड कर सकता है जब भी वो ऑब्जर्व कर रहा होगा चीज़ों को, देख रहा होगा चीज़ों को। उसके बाद जो हमने किया अभी रिसेंटली, दैट इज पर्सनली एडमिनिस्ट्रेटिंग क्वेश्चनेयर्स। इनके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस क्या है, ये क्या करता है, एस्टैब्लिश रैपॉर्ट विद द रिस्पोंडेंट व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द सर्वे, प्रोवाइड द क्लैरिफिकेशन सॉर्ट बाय द रिस्पोंडेंट्स ऑन द स्पॉट। और उसके बाद कलेक्ट द क्वेश्चनेयर्स इमीडिएटली आफ्टर दे आर कंप्लीटेड। फौरन ही आपको डाटा मिल जाता है जैसे ही आपने क्वेश्चनेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। रिस्पॉन्स रेट जो होता है इसका हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। On a negative side, administering questionnaires personally is expensive। ठीक है, क्वेश्चनेयर्स जो हैं वो पर्सनली जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेशली इफ द सिंपल सैंपल इज वाइडली डिस्पर्स जियोग्राफिकली। जब बहुत ज़्यादा जो है दूर दूर तक आपको क्वेश्चनेयर भेजने हों तब तक आपका जो है ये क्वेश्चनेयर काफ़ी ज़्यादा डिस्पर्स होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एथिक्स, कुछ डाटा कलेक्शंस के थोड़े से एथिक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर ट्रीटिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द रिस्पोंडेंट एज स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल एंड गार्डिंग हिज और हर प्राइवेसी इन वन इज वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर। अगर वो कंसील नहीं करेगा उसकी इंफॉर्मेशन को तो ये एथिक्स के खिलाफ है। Whenever whatever the nature of the data collection method is, the self esteem and self respect of the subject should never be violated। आप जिनको ऊपर स्टडी कर रहे हो उनको आप कभी परेशान नहीं करोगे, उनकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट को आप वॉयलेट नहीं करोगे स्टडी के दौरान भी। अगर आपका कोई ऐसा मेथड है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको उनको जो है वो वॉयलेट करें तो एथिक्स के खिलाफ होगा। No one should be no one should be forced to respond to the survey। किसी को आपने रिस्पोंडेंट को फोर्स नहीं करना, मतलब अपने दोस्त को जी फिल करते मुझे, तो आप इस तरह नहीं करेंगे। एंड if someone does not want to avail themselves of the opportunity to participate, the individual desire should be respected। अगर कोई पार्ट नहीं बन रहा तो उसको बातें ना सुनाएं, और अगर वो ये आपको क्वेश्चन फिल नहीं कर रहा तो आप बस उसके जो है ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें। There should be absolute no misrepresentation and distortion in reporting the data collected during the Islam। कोई भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसकी मिसइंटरप्रिटेशन या डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए उसमें। एट द एंड जो क्रक्स है उसके अंदर हमने जो इस चैप्टर में किया, दैट इज एडमिनिस्ट्रिंग क्वेश्चनेयर्स। तीन तरीकों से डाटा कलेक्ट किया जाता है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज से डाटा कलेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट इंटरव्यूज से डाटा कलेक्ट किया जाता है, और इंटरव्यू फेस टू फेस भी होता है और टेलीफोनिक भी होता है। ठीक है, दोनों किस्म के इंटरव्यू होते हैं। और क्वेश्चनेयर्स की एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चनेयर एडमिनिस्ट्रेशन
और जब एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हो तो उसके बाद आप उसकी टेस्टिंग ऑफ गुड्स, टेस्टिंग ऑफ जो ये इसके 3 शाखें निकल रही हैं। पहले यू एडमिनिस्टर क्वेश्चनेयर और आप फिर उसके डाटा की गुडनेस ऑफ फिट को चेक करते हो। पहली शाख हम लोगों ने पहले पढ़ी, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ वर्डिंग। इसके अंदर हम लोग देखते हैं जी पर्पस ऑफ द क्वेश्चनेयर, लैंग्वेज को देखते हैं, टाइप्स एंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं, सीक्वेंसेस को देखते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को देखते हैं। दूसरा पार्ट जो था उसमें ये हमारे पास क्या जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मेजर में हम कैटेगराइजेशन करते हैं, कोडिंग करते हैं, स्केलिंग करते हैं, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी देखते हैं। जर्नल गेटअप के अंदर हमने जो बात की कि अपीयरेंस ऑफ द क्वेश्चनेयर क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ द क्वेश्चनेयर क्या होना चाहिए, हमारे पास इंट्रोडक्शन टू रिस्पोंडेंट्स कैसे देना चाहिए, इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीशन हम उसके अंदर बयान करेंगे। ये तीनों चीज़ें करने के बाद हम ये क्वेश्चनेयर जो हैं वो क्वेश्चनेयर की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भेज देते हैं। इसकी गुडनेस ऑफ टेस्टिंग गुडनेस ऑफ डाटा को देखते हैं और फिर हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हम लोग ये जो है क्वेश्चनेयर्स को डिज़ाइन करते हैं और क्वेश्चनेयर्स को रिस्पोंडेंट तक पहुंचाते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द चैप्टर। इफ यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ क्वेश्चनेयर, हाउ टू डिजाइन अ क्वेश्चनेयर and how to administer a questionnaire. This is all about today lecture. Thank you very much, Iman.